बच्चों, पाठ विद्युत चालन और आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट और अनुगमन वेग समझाया था। आज हम बात करेंगे धारा घनत्व की। धारा घनत्व का मतलब क्या है, समझो पहली बात। जैसे मान लो हमारे पास बच्चों ये कोई वायर है, कोई तार है। ये अब तार में इसके अंदर असंख्य संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो तार के अंदर गति करेंगे। अगर हम इस तार को किसी, जैसे ये मान लो ऐसे करके हमने तार को किसी वोल्टेज से जोड़ दिया, जैसे ये हमने एक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया, तार के सिरों पर हमने विभवांतर अप्लाइड कर दिया, तो इसके अंदर जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बच्चों ऐसे माइनस से प्लस की ओर चलेंगे ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके तार का जो ये वाला एरिया है, ये गोल वाला सिरा जो वृत्ताकार दिख रहा है, इससे ऐसे करके बाहर निकलेंगे। और ये किसी भी तार का, जैसे मान लो ये तार है, तो तार में जो ये वाला जो वृत्ताकार सिरा है, इस जगह को कहते हैं अनुप्रस्थ काट। इस जगह को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो जो ये तार है, तार के अनुप्रस्थ काट में से इलेक्ट्रॉन या आवेश आगे बढ़ेगा और इस तार के, जो भी तार हो, उस तार के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितनी धारा आगे बढ़ेगी, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को कहते हैं धारा घनत्व। मतलब चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है और इसे हम कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई तार है, इसका जैसे ये तार बना हुआ है, मान लो इसका ये सिरा है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है और कैपिटल A सिरे में से मान लो इसमें से हमारी I धारा उत्पन्न हुई, ठीक है। तो चूंकि A क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा बराबर I है, तो एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरेगी उसे हम धारा घनत्व कहेंगे। तो इसीलिए देखें, एकांक क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा हो गई I/A और जो ये I/A बनी इसी को बोलोगे धारा घनत्व। J बराबर सूत्र हो गया I/A। और इसका मात्रक यहाँ से बता सकते हो, पहले धारा का मात्रक एम्पियर और प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए ये लंबवत कटा हुआ होना चाहिए। लंबवत में जैसे मान लो ये पेन है, पेन मान लो एक वायर है, अगर ये वायर होता तो देखो इसका जो सिरा है जो आपको वृत्ताकार दिख रहा है वो लंबवत कटा हुआ है। अगर तार लंबवत कटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा तिरछा कटा हुआ है, जैसे सपोज करो तार का मुंह ऐसा है, इस ढंग से, ये मतलब ये लंबवत काट है, ये लंबवत काट है। अगर लंबवत काट है तो ये सूत्र काम करेगा, है इसका लंबवत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लेकिन अगर क्षेत्रफल ऐसा तिरछा कटा हुआ है, जब इस जगह का क्षेत्रफल A है, तब ये सूत्र काम नहीं करेगा। तो हम देखेंगे इसका लंबवत क्षेत्रफल होगा कितना, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा जो लंबवत। तो हम मान ले रहे हैं कि अगर ये ऊर्ध्व से ये क्षेत्रफल थीटा कोण बना रहा है, तो इस क्षेत्रफल A का इस दिशा में घटक ले लो, थोड़ा बड़ा करके देखो, चित्र बना दे रहे हैं, इस ढंग से कटा हुआ है क्षेत्रफल ये और इस जगह का क्षेत्रफल है A, लेकिन हमें चाहिए लंबवत काट, ये वाला, क्योंकि तार ऐसा लंबवत कटा हुआ होना चाहिए
इस जगह को आप अनुप्रस्थ काट बोलोगे। तो ए का मान लो जो तिरछा कटा हुआ क्षेत्रफल है, ये लंबवत दिशा से थीटा कोण बना रहा है, तो ए का इस थीटा कोण की दिशा में घटक ले लो, जो कक्षा 11 में लेते थे, ये हो गया ए कॉस थीटा। तो फर्क ये पड़ेगा कि इसमें अगर तार आपका तिरछा कटा हुआ है तो आपका लंबवत क्षेत्रफल हुआ ए कॉस थीटा, और इस स्थिति में धारा घनत्व का सूत्र हो जाएगा आई अपॉन ए की जगह ए कॉस थीटा। ये सूत्र तब काम करेगा जब तार आपका लंबवत कटा हुआ ना हो, ऊर्ध्व से थीटा कोण पर कटा हुआ हो, तब हमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा वो ए कॉस थीटा से निकलेगा। तब हम धारा घनत्व का ये सूत्र अप्लाई करेंगे। बच्चों इसमें एक बात मैंने कल आपको एक सूत्र कराया था कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध, धारा I बराबर एन ए वी डी इंटू, ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र है। कई एक दफा हमसे धारा और अनुगमन वेग में संबंध नहीं बल्कि धारा घनत्व का अनुगमन वेग से संबंध पूछ लेते हैं। अगर वो पूछते हैं तो देखो हम कैसे निकालेंगे, इसी में मैं हल कर दे रहा हूँ। तो धारा का अनुगमन वेग से संबंध, तो धारा का अनुगमन वेग से संबंध होता है आई बराबर एन ए वी डी इंटू ई। अब धारा घनत्व का अनुगमन वेग से संबंध अगर ये याद करना है तो सूत्र लगाओगे धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए से। तो जे बराबर देखो यहाँ आई का ये मान लगा दो एन ए वी डी इंटू ई बटे ए। तो ए क्षेत्रफल से ए क्षेत्रफल कट गया, तो धारा घनत्व जे बराबर हो गया एन वी डी इंटू ई। तो ये फॉर्मूला हो गया धारा घनत्व का अनुगमन वेग वी डी से संबंध, जहां जो एन होते हैं स्मॉल एन, ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। वीडी अनुगमन वेग जानते ही हो, और ई होता है वही इकाई आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, इसकी तो निश्चित वैल्यू है। स्मॉल एन ध्यान रखना है जब हमारे इस पे आधारित आंकिक प्रश्न आएंगे। अभी हम देखो इसका आंकिक प्रश्न करेंगे, उस आंकिक में तुमसे ये पूछा जाएगा कि धारा घनत्व का मान पूछा जाए, धारा पे आधारित ये क्वेश्चन आए, तब हम ई का ये निश्चित मान हर सवाल में यही लगाएंगे। देखो बच्चों, जो धारा और अनुगमन वेग में हमने आपको संबंध बताया, एक धारा घनत्व का अनुगमन वेग से संबंध बताया, उन फॉर्मूलों पर आधारित ये आंकिक अब हमें करना है कि तांबे के प्रति घन सेंटीमीटर में 8.4 गुणा 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन है। इसके 1 वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 0.21 एम्पीयर की धारा बह रही है। इलेक्ट्रॉनों का हमें अनुगमन वेग निकालना है। देखो हम कैसे निकालेंगे कि तांबे के प्रति घन सेंटीमीटर, ध्यान देना है घन सेंटीमीटर आयतन का मात्रक होता है, तो इसका मतलब ये प्रति घन सेंटीमीटर का में इतने इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ध्यान देना है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन बराबर 8.4 गुणा 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटर। इसका देखो बच्चों, आपको मात्रक थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, इसको एमकेएस पद्धति में बदले। जो प्रति घन सेंटीमीटर में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसे घन सेंटीमीटर से हम घन मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि 8.4 गुणा 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन और बटे में हम सेंटीमीटर में मान लगा रहे हैं, सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर का क्यूब, क्योंकि घन सेंटीमीटर है तो घन ही करोगे।
तो 10 ये सेंटीमीटर की वैल्यू 10⁻²मीटर। और हल करें देखो तो ये 8.4 गुणा 10⁻22 इलेक्ट्रॉन और बटे में हो जाएगा 10⁻6 घन मीटर। अब 10⁻6 ऊपर ले जाओ तो 8.4 गुणा 10⁻22 और 10⁻6 ऊपर जाके +6 और मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर। तो बच्चों ये एमकेएस पद्धति में बदल गया घन सेंटीमीटर से घन मीटर में। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8.4 गुणा 10⁻22 और 6 28 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर। तो ये हो गई तार के अंदर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो भी हमारी एमकेएस पद्धति में। इसके बाद इसके 1 वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे रखा है 1 वर्ग मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर स्क्वायर। इस मिलीमीटर को भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा एमकेएस पद्धति में। तो मिलीमीटर की वैल्यू लगाओगे तो मिलीमीटर की जगह मिलीमीटर का मान होता है 10⁻³ मीटर इसका स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल हो गया 1 गुणे 10⁻³ 6 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आपका एमकेएस पद्धति के मात्रक में बदल गया। से 0.21 एम्पियर की धारा बह रही है, तो धारा आई बराबर 0.21 एम्पियर की धारा बह रही है। हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालो, मतलब कि हमें वीडी का मान निकालना है। तो बच्चों देखो करना क्या है, जो वीडी का मान निकालना है वह अनुगमन वेग के लिए सीधे सीधे कोई सूत्र नहीं है। धारा दे रखी है, तब धारा दे रखी है अनुगमन वेग निकालना है तो आप धारा का अनुगमन वेग से संबंध वाला सूत्र लगाओ। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I बराबर NA VD इंटू इस। अब हमें निकालना है VD का मान, तो VD बराबर सूत्र हो जाएगा VD बराबर I बटे, और जो VD की गुणा में वो बटे में कर लो NAE। ये सूत्र बन गया VD का। अब देखो इसमें वैल्यू लगाएं तो इसमें धारा I का मान लगा होगा, तो ये है 0.21 बटे में N का ये मान है 8.4 गुणा 10⁻28 और क्षेत्रफल A का मान ये रहा 1 गुणा 10⁻6 गुणा E इलेक्ट्रॉन का आवेश ये 1.6 गुणा 10⁻19 गुना। अब बच्चों हमको इस चीज को हल करना है, और जो ये हल होके आएगा यही हमारे अनुगमन वेग का मान होगा। देखो इसको थोड़ा हम और हल कर दे रहे हैं, कुछ मैं हल कर दे रहा हूँ और कुछ आप लोग हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि VD बराबर, मैंने देखो पहले अंक अलग कर रहा हूँ 0.21 बटे के अंक अलग कर लो 8.4 गुणा 1 और गुणा 1.6 और घाते अलग लिख लो तो 10⁻28 ऊपर ले जाओ तो ऊपर जाके -28, 10 की घाते माइनस से ऊपर ले जाओ +6 और 10 की घात -19 भी ऊपर ले जाओ +19। तो अब देखो इसमें पॉइंट हटा लो तो 2 नंबर बाद पॉइंट इसमें पॉइंट है और 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, तो 1 और 1 2 नंबर इसके होगा 2 नंबर इसके होगा, तो 2 नंबर बाद के पॉइंट है 2 नंबर बाद का पॉइंट हो जाएगा। तो ये बचा खाली है, तो 16 और 84 बच गए। 1 गुणा का छोड़ दे रहा है, गुणा 16 कम तो 16 ही रहेगा, तो 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, 2 नंबर बाद पॉइंट बट नीचे से हटाया और 2 नंबर बाद पॉइंट ऊपर। अब क्या बचा, गुणे 10 की घात -28 और गुणे 10 की घात प्लस में हो गई 19 और 6 हो गए आपके 25। अब बच्चों ये काट लो तो 21 एकम 21 और 21 चौका 84। अब 1 बटा 16 चौका 64 गुणे 10 की घात -28 और +25 करोगे तो -3 इतने मीटर प्रति सेकंड। ये अनुगमन वेग हुआ। इसको आप और हल कर सकते हैं और इसको फाइनली हल करके मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आप 64 से 1 को और भाग करोगे तो 0.0156 चेक करना है आपको, घर जाके घर पे चेक करना है कि 64 से अगर हम 1 को भाग कर रहे हैं तो 0.156 आंसर आ रहा है।
और गुणा 10⁻³ तो भाई मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपके बहने वाले इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो आपको कितनी कैलकुलेशन करनी है, केवल कि 64 से 1 को भाग करके देखिए और चेक करिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। बच्चों इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी में जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हमेशा ओम के नियम की चर्चा जरूर होगी। इसमें लोग करते क्या है, सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1826 में बहुत सारे चालक तारों पर वोल्टेज लगाया, उसमें बहने वाली धारा जो बह रही थी, तो वोल्टेज लगाकर उसमें बहने वाली धारा का बहुत अध्ययन किया कि क्या वोल्टेज लगा रहे हैं, कितनी धारा बह रही, और उनसे जो उन्हें परिणाम प्राप्त हुए, उन परिणामों के आधार पर इन्होंने जो नियम दिया उस नियम को कहते हैं हम ओम्स लॉ। देखो इसको आप देखना चाहो तो इसको आप भी करके देख सकते हो। अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में सारा सामान उपस्थित है। मैं जब भी स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको ओम के नियम का सत्यापन करके दिखाऊंगा, और अपने इंटर क्लासेस में बोर्ड परीक्षा में ओम के नियम का सत्यापन का प्रैक्टिकल भी सिलेबस में है, करने को आता है। तो ये प्रैक्टिकल संबंधित भी है, लेकिन अभी घर पर मेरे पास सारे उपकरण उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता। लेकिन जब भी विद्यालय खुलेंगे तो इसके प्रैक्टिकल की बात करेंगे। लेकिन देखो फिलहाल मैं इसका सर्किट बना के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि प्रयोगशाला में आपको एक बैटरी मिलेगी। जैसे सपोज करो ये मेरी बैटरी है, मैं आपको पहले जनरल बना के दिखा रहा हूँ। ये बैटरी का प्लस और माइनस। आपको क्या करना है कि बैटरी से आप जोड़ेंगे एक एमीटर आपको प्रयोगशाला में ऐसे करके रखा हुआ मिलेगा। ये सिंबल होगा, इसके अंदर लिखा हुआ होगा ए, और यहाँ एक वृत्तीय पैमाना होगा और उस पर ऐसे करके चिन्ह बने होंगे, ये ऐसे चिन्ह। और ये एमीटर में या वोल्टमीटर एक और उपकरण आता है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। बैटरी की प्लस तार को एमीटर की एक घुंडी पे जोड़ दोगे, यहाँ से तार निकाल के एमीटर की दूसरी तरह से तार निकालोगे, तो ये एमीटर जो है इस परिपथ में ध्यान देना है, ये श्रेणी क्रम में आ गया। इस तरीके से श्रेणी क्रम में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वोल्टमीटर रखेंगे, जैसे कि हमने वोल्टमीटर लिया, और वोल्टमीटर एमीटर लिखने में आपको एक से लगेंगे, बस फर्क ये होगा इसके अंदर ए और वोल्टमीटर के अंदर बी लिखा हुआ होगा, और वोल्टमीटर आपका वोल्टेज नापेगा। बाकी ऊपरी बनावट बिल्कुल समान होगी। वोल्टमीटर को किसी प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो हमने एक प्रतिरोध तार प्रयोगशाला में मिलेगा। पहले हम एक प्रयोगशाला से प्रतिरोध तार को इसके दोनों पॉइंटों के बीच ये जोड़ देंगे ऐसे करके, प्रतिरोध तार। और जो यहाँ से श्रेणी क्रम एमीटर के जो प्लस से जोड़ा, ये प्लस दूसरा माइनस, एमीटर की जो माइनस है वो वोल्टमीटर की यहाँ प्लस में जोड़ दी जाएगी, और यहाँ से एक तार और निकालेंगे। तो इस तरीके से जो वोल्टमीटर जो प्रतिरोध तार के आ गया, ये आपका समांतर क्रम में आ गया, ये समांतर क्रम में आ गया। अब वोल्टमीटर के साथ यहाँ ले लोगे आप एक धारा नियंत्रक, जिससे हम करंट को बढ़ा या घटा सकें। तो धारा नियंत्रक की आपकी इस तरीके का चित्र होगा, इसमें भी दो घुंडियां ऐसे करके और एक यहाँ ऐसे करके नीचे। तो इधर से आने वाली वोल्टमीटर से आने वाली तार को आप ये ऊपर यहाँ जोड़ोगे, और यहाँ से एक तार और नहीं निकालोगे, और यहाँ धारा नियंत्रक का ऐसे क्लिप लगा हुआ होता है, और यहाँ जोड़ लोगे आप एक प्लग करना।
प्लग कुंजी आपका एक स्विच होता है इस ढंग का, और ये परिपथ पूरा हो जाएगा। ये हो गई आपकी प्लग कुंजी, ये बैठ गई। इस ढंग से ये परिपथ पूरा हो जाएगा। मैंने इस समय आपको जो प्रयोगशाला में हमें उपकरण मिलते हैं ओम का नियम सत्यापित करते हुए उसके लगभग वास्तविक चित्र बना के दिखाए हैं। बैटरी का उद्देश्य वही करंट और वोल्टेज अप्लाई करना। एमीटर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में। एमीटर का काम होता है एम्पियर में धारा नापना। अगर इसके अंदर मिली एम्पियर लिखा हुआ है तो वो मिली एम्पियर में नाप रहा है। ऐसे वोल्टमीटर का काम होता है प्रतिरोध तार के सिरों के बीच समांतर क्रम में लगा के, इसका काम होता है विभव नापना, दोनों बिंदुओं के बीच विभांतर नापना। और इसके अंदर अगर खाली V लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वोल्ट में नाप रहा है, और MV लिखा हुआ है तो MV का मतलब है मिली वोल्ट में नाप रहा है। फिर इसके बाद जो धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक का काम होता है, इसमें जो क्लिप लगा हुआ होता है बच्चों, क्लिप को हम आगे और पीछे खिसका कर इसमें जब बैटरी से करंट चल रही होती है तो हम अपनी इच्छा अनुसार वोल्टेज और धारा के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। और प्लग कुंजी का काम क्या होता है बच्चों कि प्लग एक, जैसे हम अपने सर्किट में घरों में वायरिंग होती है तो प्लग लगाते हैं। जैसे हमें कोई मान लो पंखा है घर में या बल्ब है, हम चाह रहे हैं कि जब हम उसे यूज करना चाहते हैं तो प्लग को ऑन कर देते हैं, जब उसका यूज नहीं होता है तो उसको ऑफ कर देते हैं प्लग को। तो वही काम इसका होता है। प्लग कुंजी में जो घंटी लगी हुई होती है बच्चों, इसको अगर बाहर निकाल कर रख दोगे तो परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। अब घंटी लगा दोगे तो परिपथ में धारा का प्रवाह फिर से चालू हो जाता है। तो इस प्लग कुंजी का हम प्रयोग करते हैं कब, जैसे हम पूरा सर्किट प्रयोगशाला में बना के रख देते हैं, जब हम प्रयोग करते हैं स्टार्ट करते हैं तो प्लग कुंजी बस इसमें लगा देते हैं, बाकी सर्किट हमारा बना रहता है, धारा बहने लगती है, प्रयोग स्टार्ट जाता है। और जब हम प्रयोग नहीं करेंगे तब प्लग कुंजी को बाहर निकाल के रख देंगे, वरना अगर प्लग कुंजी लगी रहेगी तो सर्किट में लगातार धारा बहती रहेगी जिससे हमारी बैटरी डाउन पड़ सकती है। तो बैटरी को डाउन होने से बचाने के लिए हम इसमें प्लग कुंजी का प्रयोग करते हैं। अब आप करोगे क्या कि जो यहाँ पर क्लिप लगा हुआ होगा, इतना परिपथ तैयार करके आप यहाँ पर एम्पियर और वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर रखे हुए, इनकी आप रीडिंग नापोगे। और इनकी रीडिंग हम जब नापेंगे कि कितने एम्पियर करंट आ रही है, कितने वोल्ट का विभवांतर है, तो उसको आप एक सारणी में यहाँ नोट कर सकते हो कि जैसे विभवांतर V, धारा I, इसको नोट करेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो इस समय क्लिप यहाँ लगा हुआ है, आपने वोल्टेज नापा। अब वोल्टेज नापा तो वोल्टेज कैसे नापेंगे, देखो ध्यान देना है। जो यहाँ वोल्टमीटर के अंदर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नंबर लिखे गए होंगे, ऐसे एमीटर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नंबर लिखे हुए होंगे, और साथ में अंदर छोटे छोटे पार्ट कटे हुए। होता क्या है कि सबसे पहले रीडिंग लेने से पहले हमें जो यंत्र होगा, चाहे यहाँ वोल्टमीटर हो चाहे एमीटर हो, उसका अल्पतमांक निकालना है। अल्पतमांक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखना है कि वो कम से कम कितना वोल्टेज नाप सकता है या कितनी एम्पियर धारा नाप सकता है। तो वो होता क्या है, जैसे आप स्केल देखते हो, घर पे स्केल होता है, यहाँ मान लो 0 है, और 0 के बाद जैसे ये आपने 5 खाने बनाए और मान लो ये 10वें खाने में 1 लिखा है, तो जिसमें जो एक छोटा खाना है, एक छोटा खाना जो होगा, सबसे छोटा एक खाना जो होगा, तो स्केल आपका कम से कम वो एक छोटा खाना नाप सकता है। और उस एक छोटे खाने की लंबाई होती है 1 मिलीमीटर। और इस तरह से 1 मिलीमीटर के 10 खाने होते हैं। तो 1 मिलीमीटर के जो 10 खाने होते हैं तो वो होगा 10 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर मिलकर पूरा बनाते हैं अपने 1 सेंटीमीटर घर पे। तो 10 छोटे खाने जो होंगे वो उसमें से एक छोटा खाना 1 मिलीमीटर है, तो 10 खाने हो गए 10 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो वो 10 मिलीमीटर का जहाँ 10वां खाना होता है वहाँ 1 नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो 1 सेंटीमीटर हुआ। तो उसमें अगर एक छोटे खाने की लंबाई है तो वो 1 मिलीमीटर कहलाएगी। इसी प्रकार वोल्टमीटर में नापते हैं। वो कैसे नापते हैं, सबसे पहले ही देखेंगे कि इसमें टोटल रीडिंग कितनी नाप सकता है।
जैसे मान लो इसमें लास्ट तक 5 लिखा है, एम्पियर में भी 5 लिखा है, तो हम अल्पतमांक कैसे नापेंगे? ये अल्पतमांक का मतलब है एक छोटे खाना कितना वोल्ट या कितने एम्पियर बता रहा है, ये देखना। तो आपने देखा टोटल 5 है, तो मतलब हमने लिखे 5, मान लो टोटल 5, और सपोज करो कि 5 में आपने जो छोटे छोटे खाने हैं आपने एक खाने तक देख लिए, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहां तक गिन लो कितने हैं छोटे छोटे खाने हैं। तो मान लो 1 लिखे तक 10 छोटे छोटे खाने, मान लो 1 लिखे तक 10 छोटे छोटे खाने हैं, तो इसका मतलब 5 लिखे तक 50 खाने हो गए, तो बटे कुल खानों की संख्या 50, तो बराबर हो गई 1/10, मतलब कि 0.1। तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्टमीटर है उसका एक छोटा खाना 0.1 वोल्ट बताएगा, एक छोटा खाना 0.1 वोल्ट बताएगा। इसी तरीके से एम्पियर में देख सकते हो, मान लो टोटल 5 एम्पियर है और खाने हैं 50, तो 5/50, तो 5/50 का मतलब होगा 1/10 बराबर 0.1। तो इसका मतलब ये है कि एक छोटा खाना 0.1 बता रहा है। अब हम कैसे नापेंगे कि सपोज करो आपने यहाँ क्लिप लगा हुआ है, और क्लिप लगाने के बाद आपने वोल्टमीटर में देखा कि कितनी सुई उठी हुई है, आपने देखा कि दो वोल्ट के आगे 2 छोटे खाने बढ़ रहे हैं, मान लो 2 वोल्ट के आगे 2 छोटे खाने बढ़ रहे हैं, तो 2 वोल्ट तक तो 2 हो गया, और 2 छोटे खाने में से एक खाना 0.1, तो एक खाना 0.1 है, तो 2 छोटे खाने कितने हुए 0.2, तो कुल वोल्टेज क्या हुई कि 2 के अगले 2 छोटे खाने हैं, तो 2 वोल्ट प्लस 0.1 के 2 खाने, तो 0.2 हो गए, तो 2.2 वोल्ट। इस तरीके से मान लो आपने धारा देखी, तो जब धारा देखी वो 1 एम्पियर का जहां निशान है उसके अगले एक छोटा खाना है, मान लो तो एक छोटे खाने का मतलब 0.1, तो 1 एम्पियर के अगले एक खाना है तो 1.1, यस, ठीक है। इसी प्रकार और आप आगे नापेंगे, तो मान लो वोल्टेज आपका पहुंचा 4.4, धारा पहुंची 2.2, मान लो ये पहुंचा 5 पे और धारा पहुंची 2.5 पे, तो इस ढंग से नापोगे, उसके बाद निकालोगे यहाँ V/I का वोल्टेज और धारा का अनुपात। तो देखोगे कि वोल्टेज और धारा को अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये 2, 4.4/2.2 बराबर 2, 5/2.2 बराबर, तो हमारा निष्कर्ष ये निकलेगा इस तरह काम करके। और धारा कैसे बदलेंगे, जैसे मान लो यहाँ क्लिप है, यहाँ क्लिप लगा हुआ है, वोल्टेज है 2.2, धारा है 1.1, पर हम क्लिप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्लिप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, वोल्टेज हो जाएगा बढ़ के 4.4, धारा ये हो गई, रीडिंग ले ली, फिर क्लिप और आगे बढ़ाएंगे, मान लो विभवांतर हो गया 5, धारा हो गई 2.5, ये। तो इस तरह क्लिप को आगे पीछे बढ़ाकर हम वोल्टेज और धारा का मान परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो ये सर्किट हम बनाएंगे उस सर्किट में विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहेगा, मतलब विभवांतर बढ़ाते जाने पर धारा भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहेगा, या विभवांतर बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है। लेकिन बच्चों ये केवल तभी तक काम करता है, ये बातें जब ओम ने प्रैक्टिकल करा था, तो ये नियम केवल तभी तक काम करता है जब तक तार की जैसे भौतिक अवस्थाएं जो हमने तार वायरिंग ली है, इसको आप छू के देखेंगे, तार गर्म ना पड़ रहा हो, तार गर्म ना पड़ रहा हो, तार पिघले नहीं, तो उसकी जो तार की भौतिक अवस्थाएं हैं वो परिवर्तित ना हो। अगर आपका तार गर्म पड़ रहा है तो जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा उस अनुपात में धारा नहीं बढ़ पाएगी, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, तब आपका प्रैक्टिकल गलत होने लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है तार की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो रही हों, तभी आपके विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो उन्होंने इसी आधार पर क्या नियम दिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो तब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है।
तो विभवांतर V समानुपाती आई, तो विभवांतर समानुपाती चिन्ह हटाओ तो कॉन्स्टेंट यूज करा R, या R बराबर लिखोगे तो V अपॉन आई। तो ये भी कह सकते हो कि विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहेगा। ये भी कह सकते हो कि विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहेगा, जो हमने प्रैक्टिकल में निकाला था। और जो ये कांस्टेंट है, जहां R एक नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसी R को बोला जाता है प्रतिरोध, जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो प्रैक्टिकल के दौरान बच्चों जो हमने प्रतिरोध तार यूज करा था, अगर मान लो जैसे हमने V और I का अनुपात निकाला और VI का अनुपात 2 आया, तो VI और I के अनुपात 2 का मतलब है कि जो हम चालक तार हमने प्रयोग करा है उसका प्रतिरोध 2 ओम है। तो इसका मात्रक निकाल लो। देखो R का मात्रक, तो विभव का मात्रक वोल्ट बटे धारा का मात्रक एम्पियर। तो एक तो प्रतिरोध का मात्रक बच्चों जो हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को बोलते हैं ओम। और ओम को ऐसे शिवलिंग बनाकर, शिवलिंग का प्रतीक बनाकर ऐसे संक्षेप में भी प्रदर्शित करा जाता है। तो ये बच्चों इस ढंग से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो ओम का। और इसमें एक काम और कर सकते हो कि इसका एक ग्राफ बना सकते हो। जो हमने रीडिंग ली थी उस रीडिंग का ग्राफ बनाओ। तो देखो रीडिंग जो ली है उसका ग्राफ अगर बनाओगे तो इस ढंग से देखो, जैसे ग्राफ पेपर पे ऐसे 2 अक्षे बना लो, एक तरफ धारा आई और एक तरफ वोल्टेज V। और जैसे मान लो पहले हमने रीडिंग ली वोल्टेज 2.2, तो मान लो यहाँ आपने निशान देखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो जैसे वोल्टेज मान लो 2.2 आई, तो मान लो यहाँ छोटे छोटे 10 खाने हैं, तो ये 2.2 का मतलब 2 के अगले 2 छोटे खाने। तो यहाँ तक 2.2 हो गया। यहाँ 1.1 आया तो 1 के अगले 1 छोटा खाना, 1 के अगले 1 छोटा खाना। तो हमारी जो फिर से लिखते गए 2.2, ये 1.1, ये 4.4, ये 2.2, ये 5, ये 2.2। कैसे लेंगे ग्राफ पेपर पे? जैसे हमने यहाँ 10 छोटे छोटे खानों के बीच 1, फिर 10 खानों के बीच 2, फिर 3, 10 खानों के अंदर से लिखा। तो 2.2 वोल्टेज, तो 2 के अगले 2 छोटे खाने, यहाँ तक 2.2 हो गया। और धारा दिखानी है 1.1, तो 1 के अगले 1 छोटा खाना, और इस 2.2 को आगे बढ़ाओ, उधर 1.1 को आगे बढ़ाओ, और जहाँ मिल जाए यहाँ 1 पॉइंट दे दो। अब वोल्टेज 4.4, तो 4.4 का मतलब 4 के अगले 4 छोटे खाने, 1 2 3 4, तो ये जगह हो जाएगी 4.4। और धारा 2.2, तो 2 के अगले 2 छोटे खाने, और इन्हें हमने सामने बढ़ाओगे ऐसे, तो यहाँ 1 पॉइंट मिल गया। फिर वोल्टेज 5 और धारा 2.5, तो वोल्टेज 5 ये है और धारा 2.5 ये, तो 2 के अगले 5वां खाना, 5वें खाने, तो ये इन्हें आगे बढ़ा दो ऐसा करके, ये मिल जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ से जब इन बिंदुओं को मिलाओगे तो देखोगे कि एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ऐसे बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो सरल रेखा जो प्राप्त होगी ये आपका ओम के नियम से प्रैक्टिकल में V और I का आपका ग्राफ बन गया। और सरल रेखा प्राप्त होने का मतलब ही यही है कि अगर सरल रेखा प्राप्त होती है तो इससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि वोल्टेज और धारा एक दूसरे के समानुपाती हैं।